स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपसे यहां पे आज डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सब लोग एंड तक देखें। मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं neetprep.com का फाउंडर और सीईओ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 1997 में आईआईटी क्लियर किया था, ठीक है। और आईआईटी क्लियर करने से पहले और बाद और आज तक भी फिजिक्स से एक लेवल का डर लगता है, ठीक है। काफी सारे आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम होगी कि आपको फिजिक्स से डर लगता होगा और मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और ये एक अच्छी चीज है कि आज मैं एजुकेशन फील्ड में हूं और मुझे मौका मिल रहा है कि उस सोच के कॉरस्पॉन्डिंग मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकूं जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें नीट में दिखाई देते हैं 97 चैप्टर्स, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया 97 चैप्टर्स में 29 फिजिक्स में है, 30 केमिस्ट्री में है और 38 बायो में है, ठीक है। एक मिनट के लिए फिजिक्स पे रहें। इन 29 चैप्टर में यदि आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट गिनना चालू करेंगे तो हो सकता है 300 से 500 हो, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड होता है जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं या मैं कैसे तैयारी करता हूं। मैं फॉर्मूले याद करता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, मैं चीजों को याद करने की कोशिश करता हूं और होप करता हूं कि जब एग्जाम आएगा तो मैं सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा। सारे क्वेश्चन सही करना अच्छी चीज है, आपकी वही कोशिश है, वही आपका उद्देश्य है, वो आपको वहां पे पहुंचना है। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है कि आप ऐसे सोचिए कि जब भी आप कोई बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, नीट के एग्जाम की तैयारी भी एक बड़ा काम है क्योंकि आपको अगले 1 साल या 2 साल खूब लग के तैयारी करनी है। आपको पता है कि अच्छी खासी मेहनत होगी। जब भी मैं कोई बड़ा काम चालू करता हूं तो मेरे दिमाग में यह जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है, क्यों कर रहा हूं। अब आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला क्विट इंडिया, ठीक है, अंग्रेजों से बोला क्विट इंडिया 1942 में। यह नहीं बताया कैसे, ठीक है, पर सबको कम से कम एक हाई लेवल पे आइडिया लग गया क्विट इंडिया, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हमें जब ये पढ़ रहे हैं ना तो एक लेवल पे हमारी ये समझ जरूर होनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या मेरा उद्देश्य सिर्फ सवालों को सही करना है या उद्देश्य कुछ और है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका उद्देश्य सवालों को सॉल्व करना हो सकता है पर वो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपका फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपका फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अराउंड यू बेटर। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपसे यदि आप डॉक्टर बनेंगे तो आपसे सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी समझ जबरदस्त होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे और उसी का एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। चीजें बेहतर समझने का मतलब क्या है? चीजें बेहतर समझने का मतलब है हम हाई लेवल पे चीजें समझें और उसके बाद उसके डिटेल में चले जाएंगे। डिटेल के लिए इतना परेशान ना हो, डिटेल वही है, 300 से 500 फॉर्मूले, खूब सारे क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, चीजों को याद किए जा रहे हैं। एक बार के लिए समझने की कोशिश करते हैं। आपके 11th की जो बुक 1 है, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। आप चैप्टर 2 देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला, उसमें क्या बता रहा है? उसमें आपको यह बता रहा है कि देखिए आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, प्रॉपर्टीज को समझा, रिपोर्ट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट चाहिए। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट का मतलब है आपने वेट देखा तो केजी में रिपोर्ट करेंगे, डिस्टेंस देखा मीटर में रिपोर्ट करेंगे, लुमिनोसिटी देखी, ठीक है, तो किसी और तरीके से रिपोर्ट करेंगे, केमिस्ट्री में मोल से रिपोर्ट करेंगे, पर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है यहां पे, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में वो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं कि भाई उल्टा सुल्टा रिपोर्ट मत कर देना, ट्रक का वजन किलोमीटर में मत बता देना। और उसके बाद जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग में एरर्स हो सकती हैं, ठीक है। यहां पे आपका एरर एनालिसिस का पार्ट आता है और एरर का फिर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, एक स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है या जिनको आप बेसिक क्वांटिटीज बोल रहे हैं और उनसे फिर डिराइव होती है। पर ये सब चीजें आपको अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, आसपास जो आप दुनिया ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए चाहिए। और जब भी आप कुछ रिपोर्ट करते हैं तो हमेशा उसमें एरर होता है।
मम्मी गई आलू खरीदने और आपने मम्मी से पूछा कि अच्छा इसमें एरर कितना है, आप 2.5 किलो लेके आइए, सच में 2.5 किलो है, 2.4 किलो है, 2.6 किलो, दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन जिस चीज पे आपने उस आलू को तोला था उसकी एरर कितनी थी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। अब उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या हो रहा है, आप मोशन को एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आपने मोशन को एनालाइज करना चालू किया, अपने आसपास जो एक चीज आपको दिखाई देती है, चीजें मूव करती हुई दिखाई देती है, कार मूव कर रही है, ये मूव कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स आ गए। अगले चैप्टर में जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपने 1 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट लिए और उनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया, एक्स और वाई में लगा दिया। अब इसको काट लीजिए, एक्स लिख लीजिए और अलग से वाई लिख लीजिए, और आपने जो 1 डायमेंशन में सीखा था आपने उसी को लगा दिया, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें सीधी नहीं चलती। ठीक है, ऐसे भी जाती है, जिसका वाई डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी मोशन है, और जेड में भी हो सकता है यदि 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, आगे भी गई, ऊपर भी गई और साइड में भी गई, तो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना। अब उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप वहां पे क्या करते हैं, अभी तक तो आप मोशन एनालाइज कर रहे थे, मोशन क्यों हो रहा था वो अब यहां पे डिस्कस होना चालू होता है। मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से, मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से। फिर आप टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम ये समझना चाहते हैं कि जो चीज मूव कर रही है उसको कंट्रोल कैसे करें, मैं उसे रोकूं कैसे या मैं उसे तेज कैसे करूं। ठीक है, सो दैट वी कैन कंट्रोल द मोशन। इसकी वजह से आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर आप आएंगे वर्क एनर्जी पावर। आप उसे फोर्स से कंट्रोल कर सकते थे मोशन को, या फिर काम करके, वर्क करके कर सकते थे, या फिर आप उसमें पावर या एनर्जी इंपार्ट करके कर सकते थे। फॉर्मुलेशन आइडिया सेम है, मोशन को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, आप फोर्स से कर सकते हैं या फिर आप वर्क, एनर्जी और पावर से कर सकते हैं। देखिए, है ना। इसके बाद वाले चैप्टर में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अभी तक ये चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने यहां तक पढ़ा, इस वाले चैप्टर तक, चैप्टर 6 तक, आपने मोटा मोटा अज्यूम किया कि जो बॉडी है, जो भी एम लिखा होता है, जो बॉडी है वो पॉइंट मास है। पर दुनिया में पॉइंट मास नहीं होते, दुनिया में एक्चुअली शेप, साइजेस वगैरह होती है। रिजिड बॉडी का एनालिसिस करना चालू करेंगे। बाय द वे याद रखिए, अभी भी फ्लेक्सिबल बॉडी का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जब हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी का कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल मोशन का एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, पॉइंट मास से रिजिड बॉडी पे जाते हैं। और दूसरी चीज क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें यह भी पता है कि चीजें सिर्फ ऐसे नहीं जाती, घूमती भी हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन यानी सीधा जाना और रोटेशन यानी घूमना, दोनों साथ में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में दोनों साथ में होता है। अगला चैप्टर देखेंगे ग्रेविटेशन। अब तक आपने जो भी पढ़ा, अब आप उनको अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन टू मोशन ऑफ बॉडीज इन यूनिवर्स, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स वगैरह। ठीक है, आप देखिए कि इस सारी चीज में एक सीक्वेंस है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इसके बाद आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। पर आपसे फिजिक्स के अंदर, यदि आप सच में फिजिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे आपका एजुकेशन सिस्टम, उसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नीट, आईआईटी, दुनिया भर के कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, आपसे वो सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चीजों को समझे और रटे ना। तो हाई लेवल पे समझने के लिए देखिए, धीमे धीमे करके पहले मोशन को एनालाइज करना सीखा 1 डायमेंशन में, फिर 2 डायमेंशन में मोशन हो क्यों रहा है और कराने के तरीके क्या है, और फिर पॉइंट मास से रिजिड बॉडी पे गए और ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों, स्ट्रेट लाइन और रोटेशन दोनों करना चालू किया। और उससे हमारा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जो हमारे आसपास बॉडीज थी, जो साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने दुनिया भर में देखी सदियों से, उसका एनालिसिस अब पॉसिबल हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बाकी बचे हुए चैप्टर्स का बताऊंगा। ठीक है, यदि आप सिंपल तरीके से करके बता सकते हैं कि चैप्टर नंबर 9 से 15 में क्या होता है, वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। पर मैंने आपको यह इसलिए बताया कि हम जब बड़ी पिक्चर समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर डिटेल आ सकते हैं। डिटेल क्या हो सकता है, चैप्टर की थ्योरी क्या है, उसमें फॉर्मूले क्या है, उसमें मैथ्स क्या लगेगी, ठीक है,
कहां पे हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ये सब चीजें आप समझ लेंगे। पर आप कंटिन्यूसली जब पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये रखिए, 1 डायमेंशन में इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन में इससे ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। जब आप दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि 7 चैप्टर में मैंने इतना ही किया है जितना ये 3/4 ऑफ द बोर्ड के अंदर लिखा है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपने लिए चीजें मुश्किल बनाते हैं जब हम सोचते हैं एक चैप्टर, उसका दूसरे चैप्टर से कोई नाता नहीं है, उसका तीसरे से कोई नाता नहीं है, और मैं पढ़े जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है। अभी जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, और मैं केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाऊंगा ऐसा ही, और बायो के लिए भी बनाएंगे, इन चैप्टर्स के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी अपने आसपास की अंडरस्टैंडिंग एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक तरीके से आपको इंपार्ट की जा रही है, ठीक है। सिस्टम आपको इंपार्ट कर रहा है, इसको आप एब्जॉर्ब करिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है। जब आप रट के कोई चीज आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छी तरह, ठीक है। और ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होगा पढ़ने के लिए। जब आप रट के कोई चीज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रट लिया, आगे बढ़ते हैं, तो 1 मिनट के लिए यह सोच लीजिए कि क्या सच में उसे समझा नहीं जा सकता, क्या सच में उसे समझा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है। जब आप रट के कोई चीज आगे बढ़ रहे हैं तो आप यह सोच लीजिए कि क्या सच में उस चीज को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और फिर टाइम कम है। पर यदि आप हर बार समझने की कोशिश करते हैं, हर बार जो चीज समझ में नहीं आई उसमें जद्दोजहद करते हैं, वीडियो कोर्स का एक फायदा यह है कि आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हैं, ठीक है। हमने एक और चीज किया अभी आपके लिए, काफी सारे बच्चे पूछ रहे कि सर ये जो कुछ वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे, ये पढ़े या आपका जो कोर्स परचेज किया है वो वाले वीडियो देखें। देखिए, हम जो ये वीडियो अभी बना के आपके लिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये बहुत बेसिक लेवल के वीडियो है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के आपके लिए यहां पे डाल दिए। आपने वीडियो कोर्स पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया कुछ, तो आप बेसिक पे जाने के लिए यहां चले जाएं, अदरवाइज आपको इन पे जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए एडिशनल सपोर्ट के लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रट के एक बार आगे बढ़ गए तो आपको उस चैप्टर पे 3, 4, 5 बार वापस आना पड़ेगा। फिर आप सच में 97 चैप्टर की तैयारी नहीं करें, 5 बार पढ़ा, 500 चैप्टर की तैयारी करें 2 साल में, और वो होता नहीं है, ठीक है। तो आपकी सोच इस तरफ होनी चाहिए कि सच में मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा, मुझे फिजिकल फिनोमिना नेचर में जो होता है उसको फिजिक्स में समझना था। एनसीईआरटी की किताब और नीट प्रेप के वीडियो मुझे एक एक करके वो चीजें मेरे अंदर डाल रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए 3/4 पेज में आ गया, बाकी तो डिटेल है ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। समझ के बिना आप फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले रट के F = ma अप्लाई करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। हर बार अपने आप से हार्शली, बहुत क्रूर होके सवाल पूछिए, क्या मुझे समझ में आया या क्या मैं रट के आगे बढ़ रहा हूं। होपफुली आप लोग को यह चीज क्लियर हो गई होगी। मैं अगले हफ्ते आप लोग का एक काउंसलिंग सेशन करूंगा, ठीक है। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, और वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको काउंसलिंग का टाइम मिल जाएगा। मैं आपसे 10 से 15 मिनट बात करूंगा। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए और देखिए कि आप इसको अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अप्लाई करने की कोशिश करिए इसे। बचे हुए 8 चैप्टर मैंने बता दिए, बचे हुए 7 चैप्टर, खासकर 2020 के जो बच्चे हैं जो एक बार पढ़ चुके हैं, आप देखिए उनमें सच में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ाई गई है, बहुत कम चीजें पढ़ाई गई हैं। सोचिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया गया कि भाई गैस के अंदर प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, एक को चेंज करते हैं बाकी 2 चेंज होते हैं, बस इतना सा ही तो पढ़ा है। उसको ग्राफ में पढ़ लीजिए, उसको फॉर्मूले में पढ़ लीजिए, उसको इंजन में लगा दीजिए, उसको रेफ्रिजरेटर में लगा दीजिए, जो मन में आए वो कर लीजिए। ज्यादा कुछ चीजें नहीं है।
बाकी तो डिटेल है कैलकुलेशन के लिए। यह बात आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके वहां पे अपने लिए काउंसलिंग सेशन मेरे साथ शेड्यूल कर सकते हैं। मैं मंडे ट्यूसडे को 2020 और 2021 के बच्चों के साथ काउंसलिंग करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी होती है कि आप रट के आगे बढ़ जाएं। फिजिक्स छोड़िए, ना ऐसे आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ना ऐसे आप बायो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बायो पढ़ सकते हैं, इतने सारे पेजेस हैं कि आप कैसे रटेंगे, समझ डेवलप नहीं करेंगे तो कैसे रटेंगे। और हमारा 2020 और 2021 के बच्चों पे मैं कंटिन्यूसली हमारा यही फोकस रहने वाला है कि हम आपकी वो सोच डेवलप करें, आपको उस डायरेक्शन में धकेलें कि भाई समझो, रट के आगे मत बढ़ो। आप मुझे बताइएगा इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, बेझिझक बोल दीजिए यदि कुछ समझ में नहीं आया। पर मैंने इस वीडियो में आपको बताने की यह कोशिश की है कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत तरीके से आपको फिजिकल फिनोमेना, आपके आसपास क्या हो रहा है फिजिक्स में और केमिस्ट्री के अंदर जो दुनिया भर के रिएक्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों कलर चेंज हो रहा है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्यों टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कहां पे हीट देनी है, कहां पे हीट निकल रही है, ये सारी चीजें जो है समझाई गई हैं। ठीक है, आप हाई लेवल पिक्चर पकड़ते रहिए और अपने आप को यह देखिए कि क्या सच में इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ पढ़ाया, क्या अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या सच में इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ पढ़ाया क्या। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा नंबर है 9667591930, आप इस पे कॉल कर दीजिए। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली चीज अभी 2019 के स्टूडेंट्स, जब आपका एग्जाम 17-18 दिन बाद है, उनके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर खासकर 2020 और 2021 के स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त रेलेवेंट है। यदि आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, आप बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार डिफिकल्टी होगी, बार बार बैकलॉग बनेगा और फिर आपको लगेगा कि टाइम सफिशिएंट नहीं है। टाइम बहुत सफिशिएंट है, पर आपको पहली बार में तरीके से पढ़ना है, रट के आगे नहीं बढ़ना। ठीक है बच्चों।